हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। इसका काफ़ी भाई लोग आराम से अच्छे तरीके से नाम जानते हैं। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है और यहाँ पर 23 से 25 सितंबर के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 414 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है आईपीओ प्राइसिंग के अंदर में। और यहाँ पर कंपनी लगभग 745 करोड़ रुपए उठा रही है और सारे के सारे पैसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ 70% इस कंपनी में रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एक स्टॉक ब्रोकर है और फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर होता है। तो वही काम एक कंपनी करती है। फुल स्टॉक सर्विस स्टॉक ब्रोकर में फ़र्क होता है कि जो रिसर्च एडवाइजरी सर्विसेज भी होती हैं या फिर और भी जो रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी जगह आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाती है। शेयर खरीदने की सुविधा, कौन सा शेयर खरीदना है उसकी सुविधा, है ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सुविधा, पीएमएस की सुविधा, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो सुविधा। सो एवरीथिंग इज अंडर द वन रूफ। सो उसको हम बोलते हैं फुल सर्विस जो स्टॉक ब्रोकर होता है। बाकी ज़ीरोधा हो गए, ग्रो हो गए, ये फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर नहीं है, ये डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है। बट वो कहीं ना कहीं तरीके से किसी न किसी तरीके से फुल सर्विसेज वो भी प्रोवाइड कर ही देते हैं, बट थोड़ा बहुत घुमा फिरा के कर देते हैं। राइट। नेक्स्ट जैसे ज़ीरोधा की मैं बात करूँ तो वो घुमा फिरा के कर ही देता है, बाकी आता वो डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर में ही। नेक्स्ट यहाँ पर अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है आनंद राठी, काफ़ी पुरानी कंपनी देखने को मिल रही है, 1991 की खुली हुई है और यहाँ पर इसके पास में जो क्लाइंट्स हैं वो 8 लाख के आसपास में आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। एक्टिव क्लाइंट्स दो यहाँ पर 2 लाख के आसपास में ही है। कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की लगाई जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो कंपनी बोल रही है कि हमें कुछ खास काम नहीं है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है हमको काम, मतलब अपना जो रोजमर्रा का काम है उसके लिए बस उसी में हम पैसे को यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली रीज़न मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनको बस अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है, बाकी कोई पर्टिकुलर यहाँ पर रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। राइट। अब थोड़ा सा हम कंपनी की आरएचपी के अंदर में रीड करने की कोशिश कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कंपनी। नेक्स्ट, कंपनी को जो आज के दिन जो मेनली केसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ खास केसेस जो है कंपनी पे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो 1991 की खुली हुई है तो नॉर्मल यहाँ पर केसेस नज़र आ रहे हैं। टैक्स से रिलेटेड भी है, क्रिमिनल प्रोसीजर अंदर में देखने को मिलते हैं। कंपनी जो मेन जो है उस टाइप का है कि कम फील्ड में काम है और काफ़ी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है। तो वो टाइप के जो ये केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखते हैं तो अ, अब कब से शुरुआत हुई है, कब इन्होंने अपना नाम वगैरह चेंज किया, उसकी आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ पाएंगे। और ये इन्होंने जो माइलस्टोन्स वगैरह हैं ये अचीव इन्होंने किए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आराम से पहुँच करके पढ़ सकते हैं। इनके पास में जो इनको रेटिंग मिली हुई है इनके जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी की तरफ से, तो यहाँ पर केयर की A- A1 रेटिंग यहाँ पर मिली हुई है। नेक्स्ट कंपनी की अगर बात करें इनकी जो सब्सिडरीज हैं तो इनकी आज के दिन एक सब्सिडरी देखने को मिली आनंद राठी इंटरनेशनल वेंचर्स। ये एक ही सब्सिडरी है इनकी आज के दिन और उसमें कंपनी का 100% मालिकाना हक देखने को मिल रहा है। प्रदीप नवरत्न गुप्ता जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं और इनकी और भी जो पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटीज, मतलब दूसरी इसी से रिलेटेड जो दूसरी कंपनियां भी हैं उनके अंदर में भी इनकी डायरेक्टरशिप ये होल्ड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन जो एक्सपीरियंस है 32 ईयर्स का है इनके पास में एंड यहाँ पर शुरुआत से यही चलाते हुए आ रहे हैं इस कंपनी को, ऐसा देखने को मिल रहा है। और आज के दिन ये लगभग 15 करोड़ रुपए की इस कंपनी से सैलरी उठाते हैं। अब यहाँ पे ये 15 करोड़ की उठाते हैं, उसके बाद रूप किशोर बोथरा जी ये लगभग 25 करोड़ रुपए की उठाते हैं और यहाँ पर विशाल जुगल किशोर लाधा जी ये लगभग 15 करोड़ की सैलरी कंपनी। तो ये अगर आप लोग देखें तो आपने पिछले काफ़ी कंपनी में अगर देखा होगा तो इस पर्टिकुलर कंपनी के जो जो प्रमोटर्स हैं और जो कंपनी का मैनेजमेंट के एमपीज हैं सबसे ज़्यादा सैलरी उठाते हुए आपको दिख रहे होंगे। 15 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़, राइट ना, साल सैलरी। बाकी यूजुअली हमने इतनी सैलरी वाले जो यूजुअली देखे नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उठाते हुए दिख रहे हैं। और जबकि 2,500 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है और इतनी इतनी सैलरी और उसके ऊपर से फिर इनकम टैक्स पेमेंट। और यूजुअली इस सेक्टर के अंदर में तो इनके पास तो नॉलेज तो है ही कि अगर हम सैलरी उठाते हैं तो फिर हमें टैक्स भी देना पड़ता है और टैक्स जो इनकम टैक्स है वो 40% के आसपास लग जाता है, सब कुछ मिला मिलो के। वाई आर वी टेकिंग दिस मच सैलरी, इंस्टेड वी शुड कीप द स्टेक इन द कंपनी। दे नो बेटर देन अस वाई दे आर टेकिंग।
नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कंपनी के जो लोगोज हैं, जो नाम हैं, जो जो इनके अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो वो रजिस्टर्ड देखने को मिल रहे हैं आज के दिन। और आज के दिन सबसे ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं 2100 के आसपास में एम्प्लॉयज़ हैं टोटल मिला के, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है 1300 एम्प्लॉयज़ सेल्स में है, बिकॉज कंपनी का मेन काम सेल्स का ही है। वहीं से तो क्लाइंट आएंगे और ट्रेड करेंगे, म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, इंश्योरेंस खरीद लेंगे, म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे, शेयर्स खरीद लेंगे, डिबेंचर्स खरीद लेंगे, एनसीडी खरीद लेंगे, कुछ तो खरीदेंगे, एसजीवी खरीदेंगे। तो सेल्स का सबसे बड़ा काम है, तो सेल्स टीम की ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा पड़ती है और वही इनके पास में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल क्लाइंट्स आज के दिन 9 लाख टोटल क्लाइंट्स इनके पास में हो गए और कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और सबसे ज़्यादा इनके जो मेनली देखने को मिल रहा है कि एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनके टोटल मिला के 90 ब्रांचेज ही खुद की हैं। बाकी पिछले साल 92 थी, इस बार इन्होंने थोड़ा 2 कम कर दिए बिकॉज वहाँ से कुछ खास रेवेन्यू आ नहीं रहा था राइट उन स्टेट से, तो वहाँ पर कम कर दिया। और बाकी इन्होंने जो अपनी फौज, दूसरी जो फौज है जिनको सैलरी नहीं देनी पड़ती, उस फौज को ज़्यादा बढ़ा लिया इन्होंने, जिसको हम बोल रहे हैं सब ब्रोकरशिप की फौज। अब उनको जो पैसा है वो परसेंटेज वाइज मिलता है और यहाँ पर इनका फिक्स खर्चा होता है। तो जहाँ पे भी इनको लग रहा है कि यहाँ ब्रांचेस से ज़्यादा, तो ब्रांच में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, सब ब्रोकरशिप वाले कम लेके जा रहे हैं परसेंटेज वाइज भी, तो वहाँ पर इन्होंने सब ब्रोकरशिप, तो यहाँ पे सब ब्रोकरशिप इन्होंने इंक्रीज कर ली है और वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती हुई दिख रही है लास्ट ईयर के मुकाबले राइट। बाकी सब ब्रोकरशिप के रूल क्या है, एक्सचेंज वगैरह के रूल चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके सब ब्रोकरशिप वाले जो नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं राइट। अभी फिर से रिसेंटली चेंज हुए थे सब ब्रोकरशिप के रूल्स जो हैं कि फिर से एक रजिस्ट्रेशन करवाओ, इतना पेमेंट करो, फिक्स पेमेंट आपको देते रहना पड़ेगा हर साल का, आपको अगर एनआईसी एक्सचेंज एक्टिव रखना है सब ब्रोकरशिप वालों को। तो काफ़ी लोग जो जुड़े हुए होते हैं वो हट जाते हैं बाद में, तो राइट। नेक्स्ट यहाँ पर 300 सिटीज के अंदर में आज के दिन अवेलेबल है सब टोटल मिला के सब ब्रोकरशिप और ब्रांचेस दोनों मिला करके। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है वो इक्विटी कैश सेगमेंट से आ रहा है। दैट मीन्स कि जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बेसिकली इनके यहाँ से नॉर्मली शेयर्स खरीद के रखने वाले हैं। जो एफ ट्रेडिंग करते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि कंटिन्यूअसली 2023 में भी 50% इनका रेवेन्यू का टोटल था, यहाँ पे 42%, यहाँ पे 41%। तो यहाँ पर कैश इक्विटी वाले जो है ये इनका जो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा है राइट। और एफ वालों का भी, इनकी जो यूजुअली डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वो पर ऑर्डर बेसिस के ऊपर में यूजुअली चार्ज करते हैं, और ये जो फुल सर्विस ब्रोकर्स वाले होते हैं ये पर लॉट फिक्स चार्ज करते हैं, मतलब पर लॉट चार्ज करते हैं। अगर आपने डिस्काउंट ब्रोकर में मान के चलो 50 लॉट खरीद लिए तो आपको 20 रुपये लगने हैं, 10 रुपये, कोई 15 रुपये लेता है, उतने लगते हैं। इनमें अगर आपने 50 लॉट खरीद लिए तो अगर इनका पर लॉट 20 रुपये है और आपने 50 लॉट खरीद लिए तो गए 2000 रुपये, मतलब गए 1000 रुपये राइट। कहाँ 20 रुपये, कहाँ 1000 रुपये, स्टिल लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो इनका वो तरीके से, अब आपको बेसिकली इनका एक चीज़ और देखने को मिलेगा, इस टाइप की जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो यूजुअली यंग जनरेशन करती है। जो यंग जनरेशन है थोड़ी चले आगे चली जाती है, जिसको स्टेबिलिटी चाहिए, जो ब्रोकरशिप चेंज करने में विश्वास नहीं करते, डिस्काउंट ब्रोकर्स पे जिनको भरोसा नहीं होता, क्योंकि जितना आदमी की एज होती चली जाती है वो शक ज़्यादा करने लग जाता है, भरोसा कम करता है। जो एज कम होती है वो भरोसा जल्दी करता है, शक बाद में करता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इनकी जो एज ग्रुप है, जिनके इनके क्लाइंट्स हैं, तो वो सबसे ज़्यादा आपको 30 ईयर्स के कम के जो है वो 25,000 ही हैं। बाकी एक्टिव क्लाइंट जो ऊपर की एज के ही देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है, तो उनसे उनसे ही ये पैसा ज़्यादातर कमा रहे हैं राइट। इसीलिए आपको डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर में यंग एज आपको देखने को मिलती है, और इनकी इन फुल सर्विस ब्रोकर्स वालों के पास में चार्जेस का ज़्यादा पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो यार आप, बस उनको मज़ा चाहिए थोड़ा सा, डीलर बोलता है कि अब साहब जी खरीद लो और ये, हाँ लगा दो लगा दो, चलता रहता है। तो आप आनंद राठी या फिर कोई जो फुल सर्विस ब्रोकर या फिर कोई भी फुल सर्विस ब्रोकर है, उनके अगर आप लोग चेक होगे तो मेनली जो है काम जो होता है वो डीलरशिप के थ्रू ही होता है राइट। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल क्लाइंट्स का में से यहाँ पर 2,21,000 के आसपास में एक्टिव क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं, और 26% के आसपास में टोटल परसेंटेज के क्लाइंट्स। और यहाँ पर जो जुड़े हुए लोग हैं वो 5 साल से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी भी लोग भी जुड़ रहे हैं, इसीलिए कैश इक्विटी रिच वाले जो लोग हैं वही ज़्यादा यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, बाकी एफ ट्रेडिंग कभी कभी करने वाले भी। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो AUM है, जो कि म्यूचुअल फंड बेचते हैं, तो उसके थ्रू कंपनी को कमीशन आता है, तो कितना इनके पास में म्यूचुअल फंड अंडर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, मतलब AUM अंडर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो कंटिन्यूअसली हर साल बढ़ता ही जा रहा है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पर भी बढ़ता जा रहा है, PMS के अंदर में भी बढ़ता जा रहा है, दैट्स अगेन ग्रेट। एंड यहाँ पर जो मार्जिन फैसिलिटी है, ठीक है, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। अब इनका जो रेवेन्यू आता है यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा कि कितना इनके डीलरशिप के थ्रू रेवेन्यू आता है। तो सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू जो है वो डीलरशिप के थ्रू ही आता है, जैसे मैंने आपको बताया, डीलर को फ़ोन करके काम करवाने वाला काम, जो कि पुराने ज़माने से जुड़े हुए लोग हैं राइट, तो वो यहाँ पर मेनली आता है।
इनका रेवेन्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि जो ऐप के थ्रू डायरेक्ट खुद ही काम करते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग सीधा अकाउंट खुलवा लिया, डीलर्स गए साइड में तो बिचौलिए साइड में गए, ब्रांच के अंदर गए, फॉर्म दिया, फिर अकाउंट खुलवाया, रिलेशनशिप मैनेजर एक मिलता है, फिर वो बताता है, उसको हम फ़ोन करते हैं, खरीदो बेचो, उससे राय लेते रहते हैं। वो लफड़े में नहीं जाने वाले, सीधा ऐप खोला, आनंद राठी का नाम अच्छा है, यूज़ कर लिया, तो वो वाले लोग। ब्रोकिंग सेगमेंट से इनका जो है रेवेन्यू आ रहा है 60% के आसपास में, नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट से 22%, और बाकी जो अदर इनकम है, जैसे कंपनी ने कहीं पे एफडी करवा रखी है, राइट, तो उससे जो रेवेन्यू है 16-17% के आसपास में आ रहा है, और वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता ही जा रहा है। नॉन ब्रोकिंग सेगमेंट से भी इंक्रीज होता जा रहा है और ब्रोकिंग सेगमेंट से भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आ रहा है अभी लोगों भाइयों के माइंड में, वो ये आ रहा है कि एफएनओ के ऊपर में जो वीकली एफएनओ है उसके ऊपर में बैन लगने की वजह से क्या इसको भी बहुत धक्का लगने वाला है? धक्का तो लगेगा, बट जो दूसरे जो सेगमेंट्स हैं, जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, उनके मुकाबले इन कंपनियों को बहुत ही कम धक्का लगेगा। धक्का तो लगेगा, बट उनके मुकाबले कम धक्का लगेगा। जैसे मैंने बताया कि जो ऐसे क्लाइंट्स हैं इनके पास में जो पर लोड 10-20 रुपए दे रहे हैं इनको, और वहां पर वो लोग हैं जो कि पर ऑर्डर 10-20 रुपए लोग वाले हैं, तो उनको धक्का लगेगा, क्योंकि ज्यादातर जो जनता वहीं बैठी हुई है एफएनओ में ट्रेड करने वाली, तो उसी को धक्का लगना है। इनके पास में तो टाइट लोग हैं, भारी लोग हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, ओके, तो वी हैव सीन ऑलरेडी दिस वन, एंड नेक्स्ट अब थोड़ा सा हम इसको कंपैरिजन भी करके देखते हैं। उससे पहले हम इस कंपनी की बैलेंस शीट को समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब मैं इतना आपको डिटेल में क्यों बता पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास में ब्रोकरशिप थी, इसकी नहीं थी, दूसरी कंपनी की फुल सर्विस ब्रोकर है। तो जब मैंने आई टुक द सेबी लाइसेंस, सो कोई दिक्कत ना रहे, कोई दिक्कत आए ना फ्यूचर में, इसलिए मैंने उस ब्रोकरशिप लाइसेंस को बंद करवा दिया। देन आई केम बिकेम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, गाइडेंस देने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि ओके, ये नहीं, एक सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू। तो यहाँ पर बैलेंस शीट आपके सामने दिख रही है। टोटल पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3,365 करोड़ रुपए। इन्वेस्टर्स का पैसा है 533 करोड़ रुपए, राइट, आज के दिन लगा हुआ है। बाकी जितना ही पैसा यूजुअली इस टाइप के बिजनेस के अंदर में बैंक जो है अच्छी खासी फैसिलिटी देती है, तो उस फैसिलिटी का, जैसे एमटीएफ की फैसिलिटी ये जो ब्रोकर्स देते हैं, तो वो बैंक के थ्रू ही तो देते हैं, राइट, उनके खुद के पास में पैसा इतना थोड़ा ही होता है। तो वो जो है इनके पास में अच्छा खासा इन्होंने लोन का थ्रू काम करते हैं। दैट्स अगेन ओके, वो कोई इश्यू नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन से जो रेवेन्यू चल रहा है वो यहाँ पर टोटल मिला के 500 करोड़, फिर यहाँ पर कितना 700 करोड़, और यहाँ पे 850 करोड़ रुपए तक का नेट रेवेन्यू जो है वो पहुँच चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 102 के आसपास तक का नेट प्रॉफिट भी पहुंचा हुआ है। अब यहाँ पे जो धक्का आने वाला है, जो जो वीकली ऑप्शंस जो आने जाने वाले हैं, जिसकी वजह से एफएनओ की वजह से, वहाँ पे जो धक्का इसको मिल सकता है, वो यहाँ पर पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट है वहाँ तक ही इस अगले साल जो है, अगर बहुत ही अच्छा खासा धक्का आता है तो यहाँ पर जो है 80 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हम अगले साल तक देख सकते हैं, अगर वीकली ऑप्शंस पूरे बैन हो जाते हैं तो, राइट। तो वो भी एक सेफ्टी हम लोग नेट लेके यहाँ पर चल सकते हैं। दूसरा, हम कैश फ्लो की बात कर लेते हैं, तो कैश कितना जनरेट कर पा रही है कंपनी, तो कैश तो ठीक ठाक जनरेट कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं वहाँ पर। नेक्स्ट, अब कंपैरिजन पे चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दोनों कंपैरिजन करके देखते हैं, तो एक तो 100 करोड़ के हिसाब से और एक 80 करोड़ के हिसाब से, दोनों ही करके देख लेंगे। अब उसको कंपेयर करके देखेंगे मोतीलाल ओसवाल के साथ में, एमओएफएसएल, और दूसरी जियोजीत फाइनेंशियल्स, और एंजल वन, और आईआईएफएल सिक्योरिटीज। सारी की सारी कंपनियां ही फुल सर्विसेज ब्रोकर है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पी रेशियो देखने को मिलता है, सबसे पहले 100 करोड़ के हिसाब से 2.5, तो 25 का पी रेशियो देखने को मिलता है 2,500 के हिसाब से। तो 25 का पी रेशियो के हिसाब से मोतीलाल ओसवाल का 20 का है, इसका 14 का है, इसका 20 का है एंजल वन का, और इसका 12, 12.5 का देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कंपनी ने अपनी जो वैल्यू है ऑलरेडी अच्छी खासी लगा दी है। तो कहीं कहीं पर क्रीम छोड़ी है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीबी रेशियो के हिसाब से, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 745 करोड़ रुपए यहाँ पर कंपनी के पास में जाने वाले हैं। तो कंपनी के पास में ऑलरेडी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ की, तो 700 करोड़ रुपए और चले जाएंगे तो 1200 करोड़, तो 1200 के हिसाब से 12-24, तो लगभग ढाई का 2.1 के आसपास का पीबी रेशियो बनता है, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो 5 का है, 2 का है, 4 का है, और 3.5 का है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का पीबी रेशियो के हिसाब से जो वैल्यू अच्छी लगाई है। बाकी 700 करोड़ रुपए के हिसाब से पैसा जाएगा, तो कंपनी को जो लोन वाला जो पैसा है वो कम होगा, तो यहाँ पे 700 करोड़ का 70 करोड़ तो सीधा सीधा ही, अगर हम लोग 10% का भी अगर हम लोग मार्जिन मान के चलते हैं तो 10% सीधा ही सीधा ही बच गया, तो 70 करोड़ रुपए अगर इसमें एडिशन होगा आनंद राठी के अंदर में, प्रॉफिट्स में 70 करोड़ नहीं होगा, 50 करोड़ के आसपास ही होगा, टैक्स वगैरह काटने के बाद में। तो 150 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो अगेन कंपेरेटिवली देखा जाए
तो मोतीलाल ओसवाल और इनके कंपैरिजन में आ जाता है, इनसे सस्ता हो जाता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा घुमा के देखते हैं तो सस्ता हो रहा है। बाकी एफ की वजह से जो इश्यू आएगा तब ये पूरे सेगमेंट ही नीचे गिरेगा, बट उससे पहले जो है कंपनी को जो है अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। बाकी अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो आनंद राठी इज इन द बेटर सिचुएशन, बेटर कंडीशन, बेटर स्टेज, मतलब ज़्यादा बेटर पोजीशन के अंदर में है एफ को एफ एन ओ ट्रेड को एब्जॉर्व करने के अंदर में एंजल वन के मुकाबले। बिकॉज एंजल वन का मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है वहाँ से आता है, मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से आता है ना। अब थोड़ा सा अगर हम लोग फाइनल जो रिव्यू बन रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, लिस्टिंग गेन का जो शॉर्ट टर्म है और जो लॉन्ग टर्म है वो तीनों ही अच्छे बन रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के। बिकॉज जो लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं वो पुराने हैं और उनको स्टिक करके कंपनी रखी हुई है। तो दैट्स ग्रेट ओवर हियर। और वैल्यू भी ठीक ठाक लगाई गई है यहाँ पे पीबी रेशियो के हिसाब से, और पी रेशियो के हिसाब से जस्ट जरूर थोड़ा बहुत महंगा है, बट पीबी को कंपेयर करते हैं तो लाजमी लगता है। राइट, तो आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग शॉर्ट एंड लिस्टिंग गेन। एक बार थोड़ा सा हम जीएमपी को भी देख लेते हैं, उसका क्या यहाँ पर वैल्यू चल रहा है। यहाँ पर एक सवाल मेरे भाई का एक आया हुआ है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको आईपीओ एनालिसिस के अंदर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म जो लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म का क्या रिव्यू बन रहा है। तो रिव्यू के अंदर में अगर मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म का व्यू अच्छा है और कंपनी ऑलरेडी अच्छी खासी ऊपर लिस्ट हो चुकी है और लॉन्ग टर्म का व्यू भी अच्छा है, तो वहाँ पर आपको अगर थोड़ा बहुत क्या बुक कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स की बात है, थोड़ा आपको बुक कर ही लेना चाहिए ताकि आप लोग फ्री हो जाए आपका पैसा जो आपका लगा हुआ है। इसमें तो कोई पूछने वाली राय नहीं। राइट, और अगर आपका कहीं आईपीओ में लगाया है पैसा और वो अटक गया है और लॉन्ग टर्म के जो व्यू है वो अच्छा है, तो वहाँ पर क्या हम वेट कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि वेट तभी करना है उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ में अगर आप उस पूरे पोर्टफोलियो आपके पास में डिवर्सिफाइड है, कम से कम 20 स्टॉक्स हैं उनमें बराबर पैसा लगा हुआ है और इसमें भी पैसा लगा हुआ है, तो आपका पोर्टफोलियो उतार चढ़ाव के अंदर में झेल सके। तो जब आप वेट करने के बारे में बोलते हैं तो पूरे पोर्टफोलियो के साथ में लेके चलने के हिसाब से वेट करने के बारे में सोचिए। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में कि लगाया निकालना है, चाहे प्रॉफिट में या नुकसान में जितना भी है, तो फिर उसमें आप लोग ना वेट करें अगर उस तरीके से मेंटलिटी के साथ में चल रहे हैं तो। और बाकी अगर ऊपर खुल जाता है, मिल गया है स्टॉक, तो फिर आप बुक कर लो आधा और आधा पड़े रहने दो, और लॉन्ग टर्म व्यू अगर अच्छा है तो। दैट्स माई व्यू अबाउट द थिंग इज। एंड बाकी इसका जो व्यू बन रहा है यहाँ पर अगर हम लोग जीएमपी को देखने में बन रहा है कि मार्केट जो इसको वैल्यू जो है वापस नीचे जाती जा रही है इसकी जीएमपी, बिकॉज जो ये वीकली ऑप्शंस वाला जो लफड़ा है ना, ये इस पूरे पूरे सेक्टर के ऊपर में भी मंडरा रहा है और मार्केट थोड़ा डरी हुई सिचुएशन के अंदर में है कि क्या होगा। राइट, तो जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर में थोड़ा सा खतरा है अभी के लिए, बट फ्यूचर के अंदर में एवरेज करके चला जा सकता है ना, अगर फ्यूचर में नीचे जाता है और आप खरीद भी लेते हैं तो। राइट, तो भी सिचुएशन थोड़ी सी डावाडोल है इसके लिए। बाकी लॉन्ग टर्म व्यू इज गुड ऑन दिस कंपनी फ्रॉम माय साइड। बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाए अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में बनाए। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।